नमस्कार। न्यूज़ पक्की है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्र लिखकर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को भी बधाई दी है। अगली सुर्खी है इजराइल से, जिसमें 2 दिन में 100 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह चीफ कासिम बोला सीज फायर के लिए तैयार। अगली सुर्खी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए नई पॉलिसी से है। अगली सुर्खी मोदी बोले कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सावरकर को गाली दी। अगली सुर्खी राहुल गांधी बोले नोटबंदी ने एमएसएमई को तबाह किया है। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई देने के लिए एक लेटर लिखा है। इस लेटर में राहुल ने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक रूप से दोस्ताना संबंध रह रहे हैं। उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों के नागरिकों के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ट्रंप के अलावा राहुल ने राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करने वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए भी लेटर लिखा है। इसमें राहुल ने कमला को उनके चुनाव अभियान के लिए बधाई दी। साथ ही हार के बाद कमला हैरिस के दिए बयान को लेकर कहा कि आपका उम्मीद से भरा मैसेज लोगों को प्रेरणा देना जारी रखेगा। राहुल ने कमला हैरिस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। इसी बीच पीएम मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी है। न्यूज़ एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों नेताओं के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि वे भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। उन्होंने दुनिया में शांति के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही। बुधवार को आए नतीजों में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के मुकाबले 295 वोट हासिल कर लिए हैं। एरिजोना और नेवाडा में काउंटिंग अभी जारी है। दोनों राज्यों में कुल 17 इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। यहाँ भी ट्रंप लीड कर रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 50 राज्यों की 538 सीटों में से 295 सीटें मिली है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस की कड़ी टक्कर देने के बावजूद अब तक 226 सीटें ही जीत पाई है। कमला हैरिस ने कहा इसकी उम्मीद नहीं थी। कमला हैरिस ने कहा इस चुनाव का नतीजा वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी या जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। हम कभी हार नहीं मानेंगे और लड़ते रहेंगे। निराश मत होइए। यह समय हाथ खड़े करने का नहीं है, मजबूती से खड़े होने का है। आज़ादी और न्याय के लिए एकजुट होने का है। खबर में आगे बढ़ते हैं। यह खबर इजराइल से है। इजराइल ने बुधवार को लेबनान की राजधानी बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा बेरूत के अलग अलग हिस्सों और बेक्का घाटी में भी हवाई हमले किए। इन हमलों में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं 50 से ज़्यादा घायल हैं। समाचार के मुताबिक हमले से पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके को खाली करने के लिए कहा था। बेरूत में हमले के दौरान आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इससे पहले मंगलवार देर रात को भी इजराइल ने लेबनान के बारजा शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें करीब 30 लोग मारे गए थे। हमले से पहले आईडीएफ ने कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। दूसरी तरफ गाजा में भी इजरायली सेना बेइत लाहिया तक पहुंच गई है। अभी तक आईडीएफ वहां सिर्फ बमबारी कर रही थी। इजराइल के मुताबिक इस इलाके में एक बार भी हमास के आतंकी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं।
इजरायली हमलों से पिछले एक साल में लेबनान के 3000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं। इनमें से ज़्यादा पिछले 6 हफ्तों से जारी इजराइल लेबनान जंग में मारे गए हैं। जंग की वजह से लेबनान के 10 लाख से ज़्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। ज़्यादातर लोग रिलीफ कैंप में शरण लिए हुए हैं। अब इन कैंप में भी जगह नहीं बची है, लिहाजा समंदर के किनारे टेंट लगाकर लोगों को अस्थायी तौर पर रखा गया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने बुधवार को इजराइल के साथ सीज फायर के लिए बातचीत की इच्छा जताई। उसने बातचीत से पहले इजरायली हमलों को रोकने के लिए कहा है। पिछले हफ्ते इजराइल ने नए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को चेतावनी भी दी थी। इजराइल ने कहा था अगर कासिम भी अपने पुराने लीडरों के रास्ते पर चला तो उसका हाल भी बाकी जैसा होगा। कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था और ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ईरान चला गया था। इजराइल का कहना है कि लेबनान में शांति केवल तभी ही आएगी जब हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति खत्म कर दी जाए। लेबनान की समस्या का एक ही समाधान है, वो ये है कि इस संगठन को पूरी तरह समाप्त किया जाए। इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के अभियान में सफलता भी मिली है। संगठन की टॉप 8 लीडरों में से इजराइल 5 का खात्मा कर चुका है। चीफ बनने की रेस में कासिम से पहले हाशिम सैफुद्दीन का नाम आगे चल रहा था। हाशिम नसरल्लाह का ममेरा भाई था, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक में वो भी मारा गया। नेतन्याहू बोले इजराइल ने ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाया। खामेनेई का जवाब हमले को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं। इजराइल को हमारे युवाओं की ताकत समझना जरूरी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर किए हमलों को लेकर बयान दिया है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली हमले ने ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, साथ ही अपने सभी टारगेट्स को हासिल किया है। अगली खबर कश्मीरी पंडितों से जुड़ी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होने जा रही है। इसके लिए 4600 परिवारों की सूची तैयार की गई है। इनमें करीब 175 परिवारों की पहले चरण के तहत अगले 3 महीने में वापसी सुनिश्चित कराने की कोशिश है। इस अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर चलाएंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कश्मीरी पंडितों की वापसी की प्रक्रिया को लेकर इस बार जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसे व्यवहारिक रखने की कोशिश की गई है। पहले घर वापसी को पूर्ण रूपेण रखा गया था, यानी जो विस्थापित होकर बाहर चले गए थे वे अपने परिवार और सामान सहित कश्मीर में अपने मूल स्थान पर लौट आए। उन्हें कश्मीर में बसने के लिए आर्थिक मदद, नौकरी, सुरक्षा और बाकी सुविधा देने की बात थी, लेकिन पूर्ण वापसी का यह प्रयोग अधिक सफल नहीं हो सका। माना जा रहा है कि इस कवायद के तहत पहले चरण में 175 परिवार घाटी में लौटेंगे। उनकी सुरक्षा और ज़रूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल 4600 ऐसे परिवारों की सूची तैयार की गई है। इस बार कश्मीरी पंडितों की पूर्ण रूप से घर वापसी शिथिल गया है। विस्थापितों की जगह इन्हें प्रवासी की श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसे विस्थापित जो कामकाज या रोजगार, शिक्षा के लिए बाहर हैं। नई योजना में उन्हें घाटी के उनके पैतृक घर का मालिकाना हक सौंपने, घर की जरूरी मरम्मत के लिए 100% आर्थिक मदद, बिजली, पानी, मीटर में मूल निवासी का नाम, पता और ज़मीन जायदाद की डिजिटल मैपिंग के साथ प्रमाण पत्र सौंपना आदि शामिल हैं। जो कश्मीरी पंडित विस्थापित वापसी चाहते हैं उन्हें यह सुविधा होगी कि वे चाहें जो अभी जिस जगह काम में लगे हैं वह करते रहें, लेकिन छुट्टियों या पर्व त्यौहार पर रिश्तेदारों, मित्रों के घर पर किसी आयोजन में ठीक
उसी तरह शामिल हो जैसे अन्य राज्यों के प्रवासी करते हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल 4,600 ऐसे परिवारों की सूची तैयार की गई है जो घाटी से पलायन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। इन्हें विस्थापितों की श्रेणी में रखना जारी रहेगा, लेकिन एक उपनियम के जरिए इन्हें प्रवासी का दर्जा दिया जाएगा। यानी जो मूल रूप से घाटी के रहने वाले हैं और कामकाज के लिए राज्य से बाहर हैं, लेकिन साल 2 साल में अपने घर आते रहते हैं। राज्य सरकार पंचायत और वार्ड स्तर पर यह माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि जो कश्मीरी पंडित घर लौटें उन्हें पड़ोसी और स्थानीय प्रशासन से वह सारी सुविधाएं और सहयोग मिले जो वहां रहने वाले गैर पंडितों को मिल रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी मुश्किल बनी हुई है। 419 परिवारों ने बिना सरकारी मदद के घाटी में लौटने के लिए हिम्मत दिखाई और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवेदन दिया, लेकिन 5 साल बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला। ये 419 उन 60,000 परिवारों में से ही हैं जिन्होंने 1989 के आतंकी हमलों के चलते घाटी छोड़ दी थी। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। पीएम ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि मैं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को चुनौती देता हूं कि वे कांग्रेसी नेताओं से बाला साहब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करवा कर दिखाएं। इससे पहले उन्होंने धुले में 50 मिनट में भाषण में कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वे धर्म के नाम पर लड़ाते थे, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वे जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ साजिश है। महाराष्ट्र की 228 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजीत गुट ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र में मेरा अपनापन आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, यहाँ के लोगों ने दिल खोलकर मुझे आशीर्वाद दिया। 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं यहाँ आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने राज्य में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर बीजेपी को जीत दिलाई। आज मैं धुले की धरती से मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, हम जनता को भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कुछ लोग लोगों को लूटने आए हैं। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले आते हैं तो हर योजना बंद कर देते हैं। आपने महाविकास आघाड़ी के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन्होंने पहले सरकार लूटी, फिर जनता को लूटा। महायुति का वचननामा विकसित भारत का आधार बनेगा। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहन बेटियों का जीवन आसान बनाना बहुत ज़रूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेज़ी से आगे बढ़ता है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखकर कई बड़े फैसले लिए हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र की हर महिला को आघाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये नारी शक्ति को सशक्त नहीं देख सकते। ये महिलाओं को किस तरह गाली देने में उतर आए हैं, कैसी कैसी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस में 25,000 बेटियों की भर्ती से महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा, उन्हें सुरक्षा मिलेगी। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस की तरफ से एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। अंबेडकर ने
कोशिश की वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े रहे। बाबा साहब मुश्किल से दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिला पाए। नेहरू के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ यही माहौल बनाए रखा। वे एसएससी, एसटी, ओबीसी और हमेशा कमज़ोर करना चाहती थी। राजीव गांधी की सोच भी खानदान से अलग नहीं थी। आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश के मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में अंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया। देश में 2 संविधान रहते थे। कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। इन्होंने अलगाववादियों को संरक्षण दिया। इन्होंने जो समस्या पैदा की, हमने आर्टिकल 370 हटाकर उसे खत्म कर दिया। कश्मीर में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। भाजपा ने पिछली बार 164 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस बार 16 उम्मीदवार कम उतारे हैं। वहीं शिवसेना शिंदे ने 80, एनसीपी अजीत ने 53 के लिए पार्टी में बगावत के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। पिछले चुनाव में शिवसेना और एनसीपी 124 पर लड़ रही थी। इन सबके अलावा इस बार महायुति ने 5 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी है। अगली खबर, राहुल गांधी ने एमएसएमई पर बताया कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी लागू की थी। आज इस घटना को 8 साल पूरे हुए। नोटबंदी की 8वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, नोटबंदी ने एमएसएमई और औपचारिक क्षेत्र को तबाह करके एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। भारत में आज 8 साल पहले की तुलना में अधिक कैश का यूज हो रहा है। राहुल ने कहा कि अक्षम और गलत इरादे वाली नीतियों जो व्यवसायों के लिए भय का माहौल बनाती है, ये भारत की आर्थिक क्षमता को खत्म कर देगी। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।